ग्रीटिंग्स एवरीवन, ये हमारा यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का 19th डे और हमेशा की तरह जीएस के चारों पेपर में से एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आप चाहे तो हमारे पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस या ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये हमारे पेड ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी पीडीएफ्स उपलब्ध करा दी जाएंगी, इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है और इसमें हमारे जो रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को भी घर बैठे ही रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी जो है उसे भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको अपने डिवाइस पर टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर लेना है। ये बिल्कुल ही फ्री है और इसमें आपको सभी नोटिफिकेशंस और काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाता है। आप चाहें तो हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा पेपर नंबर 1 से। क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान महिलाओं की बढ़ती समस्याओं पर चर्चा करें। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 पैंडमिक जो महामारी है इसने पूरी तरीके से लाइफ को सस्पेंड कर दिया गया है और कोविड-19 लॉकडाउन के बाद इसने सभी को घर के अंदर बंद कर दिया था। तो जब घर के अंदर हम बंद हो जाते हैं, घर में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है घरेलू जिम्मेदारियां जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और जब घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो उसका ज़्यादा बोझ हमें किस पर देखने को मिलता है, वो हमें महिलाओं पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी कौन कौन सी समस्याएँ हैं जो कि महिलाओं के लिए बनी हुई है कोविड-19 लॉकडाउन के बाद से। सबसे पहले है इश्यूज़ फेस्ड बाय वुमेन, ठीक है, सॉरी महिलाओं की जो समस्या है हम उस पर यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो समस्या है वो है इंक्रीज़ इन डोमेस्टिक बर्डन, घरेलू बोझ में वृद्धि हुई है। ठीक है, जैसा कि हमने बात की कि घरेलू जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं तो जाहिर सी बात है घरेलू बोझ है वो उसकी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि स्कूल्स बंद है, वर्क फ्रॉम होम है, प्रोफेशनल वर्क और पर्सनल वर्क में जो पर्सनल डोमेस्टिक वर्क है उसको कार्य करने में, बैलेंस करने में उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। स्कूल्स बंद है, बच्चे सारा दिन घर पर हैं, जो हस्बैंड्स हैं उनको वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, खुद का उनका वर्क फ्रॉम होम है, तो वो अपना प्रोफेशनल लाइफ और जो पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाने में, उनको जो संतुलन बनाने में बहुत ही ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। जितने भी बच्चे हैं उनको फुल टाइम केयर चाहिए, जितने भी ओल्ड एज लोग हैं घर में उनकी केयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो ज़्यादा इस पूरे कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है उससे वल्नरेबल बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो वुमेन का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा जो है घरेलू कार्य में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। पहले ही अगर हम पहलों के आंकड़ों की बात करें, कोविड-19 के पहले के आंकड़ों की बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रतिदिन एक महिला जो है वो प्रतिदिन 353 मिनट डोमेस्टिक वर्क को देती है और वहीं मेन जो है वो केवल 52 मिनट जो है प्रतिदिन अपने घरेलू कार्य के लिए देता है। तो पहले से ही बोझिल जो एक वुमेन है घरेलू कार्य से, उसके ऊपर और ज़्यादा कार्य बढ़ गया है क्योंकि मेड्स आ नहीं रही हैं, डोमेस्टिक हेल्प अवेलेबल नहीं है, कुकिंग करना है, क्लीनिंग करना है, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, बच्चों की केयर करना है, हाइजीन मेंटेन करना है। इन सब से इनका जो डोमेस्टिक कार्य है या घरेलू बोझ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे हेल्थ रिस्क की। जो स्वास्थ्य जोखिम इन औरतों में बहुत ज़्यादा देखा गया है क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मतलब कि एक सर्वे में पाया गया है कि 67%, ठीक है, 67% जो ग्लोबल हेल्थ वर्कर्स हैं उसमें 67% की भागीदारी किसकी है, वो महिलाओं की हैं। और जैसा कि ये एक संक्रमित रोग है, एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, तो इससे महिलाओं का इन्फेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए इनको हेल्थ रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो करेंगे एब्यूज़ की या फिर शोषण की। इनके शारीरिक शोषण की, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, जिसके चलते जो महिलाएं हैं वो सारा दिन घर में रहती हैं और इसके बाद हमने देखा है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की, घरेलू हिंसा के और जो शारीरिक शोषण के जो केसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अगर हम नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की रिपोर्ट की बात करें तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने बताया है कि
लॉकडाउन में, ठीक है, कोविड-19 के लॉकडाउन में जो घरेलू हिंसा की जो घरेलू हिंसा में 2 गुने केसेस की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो दुगने केसेस हो गए हैं, और वो भी तब जबकि 99% इंडिया के केसेस जो हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के, वो अनरिपोर्ट होते हैं, वो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं, या फिर जो महिलाएं हैं वो खुलकर आगे बोलती ही नहीं है कि हाँ हमारे साथ भी कुछ ऐसा गलत काम हुआ है। तो जहाँ 99% रिपोर्ट्स 99% केसेस जो हैं वो अनरिपोर्टेड हैं, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके इंसिडेंसेस कितने ज़्यादा होंगे जब जो रिपोर्टेड केसेस में जब हम देखते हैं कि दुगनी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह जो WHO है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी कहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं लॉकडाउन के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़े हुए देखे गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अनअवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल एंड प्रोफेशनल हेल्थ, चिकित्सा सहायता की अनुपलब्धता, ठीक है। जो हमारी जो चिकित्सा सहायता है, मेडिकल हेल्थ हैं, वो अवेलेबल नहीं है। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको डेली चेकअप के लिए या रूटीन चेकअप के लिए जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। जो इतने भी जो ऑटोज़ हैं या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो उनको किस तरीके से क्लिनिक या फिर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, क्लिनिक्स जो हॉस्पिटल्स जाने के लिए जो है ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके से उन्हें मेडिकल हेल्प बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बाद या डोमेस्टिक वायलेंस के बाद उनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, और कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एबॉर्टिव सर्विसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उनको एबॉर्शन कराना है तो उनको मेडिकल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे केसेस जो हैं वो हॉस्पिटल्स में एंटरटेन ही नहीं किए जा रहे, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो केवल लाइफ सेविंग सर्विसेज ही उपलब्ध करा रहे हैं, कि जिसमें जो जब जब जान की खतरा नहीं होगा वो तब तक वो केसेस ले ही नहीं रहे हैं डॉक्टर। तो वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। सेक्सुअल अगर एक्सप्लॉयटेशन अगर किसी का होता है तो उसके बाद उन्हें अगर कोई मेडिकल हेल्प चाहिए तो वो भी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारी जो है महिलाओं को जो है मेडिकल हेल्प ना होने के कारण बहुत ज़्यादा समस्याएं उठानी पड़ रही हैं। मेरी एक मेड थी, वो प्रेग्नेंट थी, और जब वो डिलीवरी के लिए गई वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स ने उसको अटेंड करने के लिए ही मना कर दिया, कि उन्होंने कहा कि पहले इसके कोविड-19 का एक टेस्ट कराना होगा, उसके बाद ही हम इसको अटेंड करेंगे, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ औरतों को अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जान को भी खतरा बहुत ज़्यादा है। प्रोफेशनल हेल्प इसके साथ अवेलेबल नहीं है, कि जब कोई जब जिनका शोषण होता है तो उसको बहुत सारी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन काउंसलिंग सेंटर्स जो हैं वो बंद है। अगर वहाँ पे अगर कुछ खुले भी हुए हैं तो वहाँ पर वो लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है कि वहाँ तक वो पहुँच सकें। तो इस तरीके से प्रोफेशनल हेल्प उनको अवेलेबल नहीं है। जो जितने भी जो इनको अब्यूज़र्स हैं, ठीक है, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जो उनका शोषण कर रहे हैं, वो दिन भर उन्हीं के साथ रह रही हैं, और उन्हीं के जो अब्यूज़र्स हैं वो उनके मोबाइल फ़ोन पे भी कॉन्स्टेंटली नज़र रखे हुए हैं। वो अपने घर वालों को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती, वो कहीं बाहर नहीं जा सकती। वो अगर वो कहीं बाहर जाके रहना चाहें कि उन्हें अब्यूज़र्स के साथ अपने नहीं रहना है तो वो नहीं जा सकती, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, होटल रूम्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इन लोग को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। और अपने ही मतलब जो उनका शोषण करता है उन्हीं के साथ वो रहती हैं, तो उनका जो मानसिक तनाव है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमें जो मेंटल हेल्थ केसेस जो हैं, मानसिक स्वास्थ्य जो है, उसमें भी हमें इनके जो मानसिक तनाव है उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे लॉस ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो लॉकडाउन के दौरान जो है शट डाउन हो गई हैं, तो जो महिलाएं हैं उनकी उनका जो नौकरी थी वो गई है। पहले ही अगर हम NSSO की बात करें तो महिलाओं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, वो केवल इंडिया में 20.4% है, और उसमें भी लॉकडाउन के बाद जो है बहुत सारी महिलाओं की जो है नौकरी चली गई है, और बहुत सारी महिलाएं जो हैं उनकी सैलरी जो है वो उसको काट दी गई है, उसको कम कर दी गई है, जिसकी वजह से जो है उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनकी जो लाइवलीहुड है उसका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, आजीविका का बहुत ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिलता है। जितनी भी स्कूल टीचर्स हैं उनको दिन भर जो है कंप्यूटर के सामने बैठ कर
काम करना होता है, जब ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती हैं और वो भी आधी सैलरी पर, तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उनके लाइवलीहुड जो है उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। स्कूल ड्रॉप आउट्स, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो महिलाएं हैं उनका जो बच्चे हैं उनकी वो जो है उनका स्कूल जो है वो छूट गया है, क्योंकि घर में जो है बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे कि केवल एक ही मोबाइल होता है। तो वो लोग जब सब जगह ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो जो माता पिता होते हैं वो लड़के की पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देते हैं, और जो हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे कि उनका जो ड्रॉप आउट महिलाओं का जो बच्चियों का जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार जो चाइल्ड लाइन इंडिया हेल्पलाइन है उसमें केवल उसमें 11 दिन में, ठीक है, मात्र 11 दिन में 92,000 चाइल्ड अब्यूसेस के केस जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जो शोषण है वो बच्चों का शोषण हो या फिर महिलाओं का शोषण हो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है कोविड-19 के दौरान। तो इसके लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि महिलाओं की समस्या को कुछ हद तक सुलझाया जा सकता है। जैसे कि अवेयरनेस है, ठीक है, उनमें जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी है, उनके राइट्स के बारे में भी जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी है कि उनके क्या क्या जो महिलाएँ हैं उनकी क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या सर्विसेज उनके लिए अवेलेबल हैं। अगर उनका शोषण किया जाता है तो उनको ये सब बताना बहुत ज़रूरी है कि उनकी राइट्स क्या हैं और क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, वो कहाँ से हेल्प ले सकती हैं अगर उनका शोषण हो रहा है। तो उनके बीच में जो है जागरूकता फैलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट इज सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन उनको जो सामाजिक सुरक्षा है वो देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी महिलाएं जो इनसिक्योर जॉब्स में हैं उनको जो है उनको सामाजिक सुरक्षा देना बहुत ज़रूरी है। उनको हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत जो है उनको लेकर आना चाहिए, ताकि जो जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो उनका फ़ायदा उठा सकें। और जो उनकी जो अगर वो बीमार पड़ती हैं तो पेड सिक लीव का उनके पास प्रावधान होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो महिलाएँ हैं ज़्यादातर कौन में इनफॉर्मल सेक्टर में इनफॉर्मल सेक्टर में एंगेज्ड हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उनको सोशल प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो इसलिए उनके पेड सिक लीव का प्रावधान होना चाहिए, उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो है उनको मिलना चाहिए। तो हमें सामाजिक सुरक्षा के ऊपर भी और ज़्यादा काम करना चाहिए। 24/7 हेल्पलाइन एंड एसेंशियल सर्विसेज, जितने भी हेल्पलाइन जो हैं उनको एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत लाना चाहिए, और ये जो है ये 24 घंटे सातों दिन जो है वो खुली रहनी चाहिए, ताकि कोई भी महिला जो है वो कभी भी इन नंबरों पर कॉल करके जो है अपनी समस्या को रख सकती है। जैसे कि 112 नंबर पे कॉल करके जो कोई भी महिला जो है वो उस डोमेस्टिक वायलेंस का जो है केस जो है रिपोर्ट कर सकती है और वहाँ से हेल्प ले सकती है। एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच होनी चाहिए। जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सर्विसेज हैं, अगर अबॉर्शन कराना है तो वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए, ठीक है, इन सबको एसेंशियल सर्विसेज में रखना चाहिए। हालांकि जो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेयर है उन्होंने अबॉर्शन को एसेंशियल सर्विस में तो रखा था, लेकिन इसको मैंडेटरी करने की अभी भी ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। जो भी हमारा थिंक टैंक है, जो भी पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे महिलाओं की समस्याओं पर काम किया जा सके और उनकी और उस तरीके से सोचा जाए कि महिलाओं की समस्या का कैसे समाधान किया जा सकता है। वुमेन ओरिएंटेड पॉलिसीज़ होनी चाहिए, महिला उन्मुख नीतियाँ होनी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि महिलाओं के हित के लिए हों। जब भी उनको कैश ट्रांसफ़र देना हो, हाँ, कैश ट्रांसफ़र के लिए देना हो, या फिर अगर उनको जब भी क्रेडिट दिया जाता है, जब लोन दिया जाता है, तो उसमें महिलाओं को जो है वहाँ पर उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए, ताकि जो महिलाएं हैं वो खुद से वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, वो इंडिपेंडेंट हो सकें। इसके लिए जो है वुमेन ओरिएंटेड पॉलिसीज़ हमें बनानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस है उसको पूरी तरीके से हम कम कर सकें।
इसके बाद जो पुलिस फोर्स है उसको भी और ज़्यादा सेंसिटाइज होना चाहिए डोमेस्टिक एब्यूज़ के कंप्लेंट्स की तरफ। ठीक है, घरेलू दुर्व्यवहार की शिकायतों पर पुलिस बल को संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पुलिस है वो कई बार ऐसे केसेस को जो है वो सुनती ही नहीं है। वो कहती है कि आप लोग का आपस का मामला है, आप लोग आपस में सुलझा लीजिए। तो कोविड-19 के दौरान भी ये बहुत बार देखा गया है कि जो पुलिस है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको सीरियस केसेस नहीं लेती, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस। जो कोर्ट्स हैं कोविड-19 में, उन जो कोर्ट्स हैं वो भी बंद थे, तो वहाँ पे भी जाके जो महिलाएं हैं वो अपनी बात नहीं कह पा रही थी, वो वहाँ से भी हेल्प नहीं सीख कर पा रही थी। तो ज़रूरी है कि जो है पुलिस को भी और संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है घरेलू हिंसा के प्रति। तो ज़रूरी है कि हम जो पूरा जो माइंडसेट है पूरी सोसाइटी का, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। एक जो जेंडर रोल्स जो हैं उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और जो घरेलू कार्य हैं उसमें सभी की हिस्सेदारी होनी चाहिए, मेन की, वुमेन की, सभी की बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए, तभी हम एक स्वस्थ समाज को स्थापित कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरी बात हो गई है पेपर नंबर 1 की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इंक्रीज्ड बॉर्डर टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, हाउ कैन द इशू बी एड्रेस्ड। भारत और चीन के बीच सीमा तनाव बढ़ने का कारण क्या है, इस मुद्दे को कैसे संबोधित किया जा सकता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इंडिया और चाइना के बीच जो है बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, और पिछले कुछ महीनों में जो है हमने काफ़ी तनाव देखा है दोनों देशों के बीच में। और ये तनाव जो है वो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो अक्सर चीन के साथ जो हमारा इंडिया और चाइना का बॉर्डर बनता है, वहाँ पर जो बॉर्डर है उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये तनाव जो है हमें LAC पर 4 जगहों पर देखने को मिलता है। वो है पेगोंग लेक, लद्दाख, गलवान वैली और डेमचौक। ठीक है, तो ये 4 जगह ऐसी हैं जो कि तनाव का कारण अभी बने हुए हैं पिछले कुछ महीनों में। वैसे तो ऐसी कोई नई बात नहीं है कि भारत और चीन के बीच में जो है वो तनाव की बात के बीच में जो है तनाव उत्पन्न हुआ हो ये, लेकिन जो 15 जून की रात को हुआ था वो जो है वो पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा हिंसक झड़प थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडिया और चाइना के अभी फ़िलहाल के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पे जो LAC है, ठीक है, LAC जो है वो पूरी तरीके LAC जो है वो पूरी तरीके से जो है भूमि पर जो है वो क्रॉस करती है। लेकिन एक पेगोंग लेक ऐसी रीजन है, ठीक है, पेगोंग लेक ऐसी वाटर बॉडी है जहाँ से कि LAC जो है वो गुजरती है। तो इस वजह से जो पेगोंग लेक वाला जो पेगोंग सो लेक है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया बना हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में। तो जो पेगोंग लेक है ये जो है करीब 14,000 फीट की, अगर तो बहुत ही प्रिसाइजली बात करें तो 13,900 फीट की ऊंचाई पर जो ये एक लैंड लॉक झील है, और जिसका कि 2/3 हिस्सा जो है वो चाइना के कंट्रोल में है, जो कि तिब्बत से इंडिया तक आता है। और इंडिया के अंतर्गत जो है केवल 45 किलोमीटर की जो झील है वो आती है। तो ये जो है पूरी जो पेगोंग लेक है इसमें वैसे तो ये कोई भी बहुत ज़्यादा विवाद का कारण नहीं है, लेकिन ये जो है जो पेगोंग लेक है ये चुशुल अप्रोच के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, और जहाँ से कि अक्सर देखा गया है कि जो चाइना जो है यहीं पे उसका जो है बहुत ज़्यादा एग्रेशन यहीं से होता है। और यहाँ पे जो पूरी पेगोंग लेक है उसकी जो पूरी अलोंग, ठीक है, उसके साथ साथ जो है बहुत सारी माउंटेन क्लिफ्स हैं जिसको कि फिंगर्स का नाम दिया गया है। तो टोटल फिंगर्स कितनी है, वो है फिंगर्स 8। ठीक है, अब ये जो टोटल 8 फिंगर्स हैं, जो जितनी भी माउंटेन क्लिफ्स हैं, जो पूरी 8 फिंगर्स हैं, इसमें भारत और चीन जो है अलग अलग हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। भारत का मानना है, ठीक है, अगर हम इंडिया का अगर हम कहना माने तो इंडिया का मानना है कि जो LAC है वो कहाँ तक है, वो पूरी फिंगर 8 तक है, लेकिन जो भारत जो है वो केवल फिंगर 4 तक ही पूरा एरिया जो है वो कंट्रोल करता है। यही अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का जो है अगर हम चाइना की बात करें तो जो चाइना है वो उसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर पोस्ट जो है वो फिंगर 8 पर बनी हुई है, और उनका मानना है कि जो LAC जो है वो केवल फिंगर 2 तक है। ठीक है, तो अगर हम इन नटशेल में बात करें तो जो इंडिया है, ठीक है, वो फिंगर 4 तक अपने एरिया को क्लेम करता है, लेकिन वो पेट्रोलिंग कहाँ तक करता है, वो पेट्रोलिंग करता है फिंगर 8 तक।
लेकिन जो चाइना है वो फिंगर 8 पे उसकी बॉर्डर पोस्ट है, लेकिन वो पेट्रोलिंग कहाँ करता है, वो पेट्रोलिंग करता है फिंगर नंबर 2 तक, ठीक है, फिंगर 2 तक। और जो चाइना है वो क्लेम करता है कि जो LAC है वो केवल फिंगर 2 तक ही है। तो यहीं पर जो है पूरा विवाद का ये कारण बना हुआ है, क्योंकि ये डिमांड जो एरिया है ये इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के मतभेद हैं। इंडिया और चाइना का मतभेद है कि कौन सा एरिया किसके अंतर्गत आता है और LAC कहाँ तक की है। तो यहाँ पे जो उन लोग की जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी हुई है, उनके बीच में जो मतभेद है, इस कारण से पूरा तनाव जो है वो उत्पन्न हुआ है। और अगर हम इस अर्ली मॉर्निंग अगर हम मई में बात करें, ठीक है, अगर हम मई के महीने की बात करें तो मई के शुरुआत में जो है फिंगर 4 के बियॉन्ड जो है इंडिया ने पेट्रोलिंग जो है वो बंद कर दी थी, ठीक है। मई के शुरुआत में ही इंडिया फिंगर 4 के आगे जो है इंडिया जो पेट्रोलिंग नहीं करता था, पहले ही फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता था, लेकिन मई के बाद से फिंगर 4 के आगे ये पेट्रोलिंग उसने बंद कर दी। और जो चाइना है उसने फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 के बीच में, जो कि 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वहाँ पर उसने अपनी घेराबंदी कर ली है और वहाँ पे उसने बंकर्स बनाए हैं। तो यहीं से पूरा तनाव जो है वो उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ जो गलवान वैली है, ठीक है, गलवान वैली में भारत का आरोप है कि जो चाइना है उसने वहाँ पर जो है चाइना ने अपना जो है वहाँ अवैध निर्माण किया है और वहाँ पर टेंट लगाकर और सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन चाइना आरोप लगाता है कि जो इंडिया है वो गलवान वैली में डिफेंस रिलेटेड अवैध निर्माण कर रही है। तो इसलिए जो गलवान वैली है और जो पेगोंग लेक है, वहाँ के जो अलॉन्ग जो माउंटेन क्लिफ्स हैं फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक के, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो डिस्प्यूटेड एरिया इस टाइम बना हुआ है। तो ऐसे कौन कौन से पॉसिबल रीजंस हैं जो कि चाइना के एग्रेशन के लिए के जिम्मेदार हैं, चीन की आक्रामकता का संभावित कारण क्या है, अब हम एक चर्चा उस पर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बाय इंडिया, ठीक है। इंडिया जो है वो LAC पे बॉर्डर के एरिया पे बहुत ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो बना रहा है, बहुत ज़्यादा जो है अवसंरचना कर रहा है, जिसकी वजह से जो है चाइना को वो उसने नाराज़ किया हुआ है। जैसे कि गलवान वैली में जो इंडिया है उसने हाल ही में जो है एक दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड बनाया है, सड़क का निर्माण किया गया है, जो कि तनाव का कारण बना हुआ है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो इंडिया जो है वो दिसंबर 2022 तक, ठीक है, इंडिया 2022 तक अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इनकी सीमा पर अलग अलग 61 से सड़क का निर्माण कर रहा है, 61 सड़क का निर्माण कर रहा है, जिससे कि जो चाइना है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है और यहाँ पे तनाव की स्थिति बनी हुई है। और ये जो पूरा जो 61 रोड्स जो बनाया जा रहा है, इसका टोटल एरिया जो है वो 3417 किलोमीटर्स का है, और जिसकी वजह से जो है जो चाइना है वो बहुत ही एग्रेसिव हो गया है हाल ही में। इसके बाद हम बात करेंगे बायलेटरल इश्यूज़। बहुत सारे ऐसे बायलेटरल इश्यूज़ हैं या फिर द्विपक्षीय मुद्दे भी हैं जिसकी वजह से चाइना जो है वो जो हम चाइना को और ज़्यादा नाराज़ करें। जैसे कि हमने बहुत सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस को ऐप्स को बैन कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो है इंडिया जो है चाइनीज़ FDI पर भी उसने रोक लगा दी गई है, तो जिसकी वजह से जो है चाइना जो है और एग्रेसिव हो गया है। नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ ग्रोइंग रिलेशन विद चाइना। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते संबंध, जैसे कि हम इंडिया का जानते हैं कि उसने क्वाड का मेंबर बना है, ठीक है। क्वाड के जो है इसमें 4 मेंबर्स हैं, वो है जापान, इंडिया, USA और ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी वजह से जो इंडिया की जो नज़दीकियाँ हैं वो इंडिया की जो नज़दीकियाँ हैं USA से वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, और चाइना और USA के बीच में टेंशन की वजह से जो है चाइना जो है इंडिया से भी नाराज़ है। तो इसलिए जो इंडिया के जो बढ़ते संबंध की इंडिया के जो USA से बढ़ते संबंध हैं, इसकी वजह से भी जो चाइना की हमें एग्रेसिव एक्शंस देखने को मिल रहे हैं। डिसएग्रीमेंट ऑन बाउंड्री लाइन, ठीक है, सीमा रेखा पर असहमति है। यहाँ पे जो म्यूचुअल कोई बाउंड्री है ही नहीं, क्योंकि ऐसा जो LAC जो है इसीलिए डिस्प्यूटेड एरिया बना हुआ है, क्योंकि जो वहाँ पे चाइना और इंडिया दोनों ही अपने रीजन को क्लेम करते हैं।
इंडिया जो है वो कहता है कि जो LAC है, ठीक है, इंडिया जो कहता है वो LAC जो है वो 3488 किलोमीटर लंबी है, लेकिन चाइना जो कहता है वो कहता है कि ये जो LAC है ये केवल 2000 किलोमीटर ही है, और बाकी हिस्से पर इंडिया चाइना का बाकी जो हिस्सा है वो चाइना के रीजन में ही आता है। तो यहाँ पे जो बाउंड्री है उसमें कोई भी म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है, प्रॉपर डिमार्केटेड बाउंड्री नहीं है, ठीक है। जो डिमार्केटेड बाउंड्री होनी चाहिए, एक जो कहना चाहिए कि हाँ ये सीमा आपकी है और ये हमारी है, तो डिमार्केट नहीं किया गया है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर जो पूरी जो LAC है ये 3 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। पहला एक वेस्टर्न क्षेत्र है जिसमें कि लद्दाख और कश्मीर आते हैं, लद्दाख एंड कश्मीर आते हैं। इसके बाद एक मिडिल एरिया है जिसके अंदर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आते हैं, और फिर एक ईस्टर्न एरिया आता है जिसके अंदर की सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। तो मिडिल एरिया जो है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, लेकिन वेस्टर्न क्षेत्र और जो ईस्टर्न सेक्टर है ये यहाँ पे डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है। तो यहाँ पे बाउंड्री लाइन के डिसएग्रीमेंट होने पे, वहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट न होने के कारण भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनाव हमें देखने को मिलता है। इसके बाद इंडिया की जो इंक्रीजिंग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसकी वजह से भी चाइना बहुत ज़्यादा नाराज़ है। भारत का बढ़ता रणनीतिक महत्व जो है, क्योंकि G7 की जैसे विस्तारीकरण की बात हो रही है जिसमें कि इंडिया को भी इसका सदस्य बनाया जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का इंडिया को सदस्य बनाया जा रहा है, UNSC में इसकी इंडिया के परमानेंट सीट की बात की गई है, और अभी हाल ही में नॉन परमानेंट मेंबर की तरह भी जो है इंडिया जो है अपॉइंट हुआ है। तो इंडिया की जो बढ़ती रणनीतिक महत्व है उससे भी जो है जो चाइना है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ असर्शन रिगार्डिंग गिलगित बाल्टिस्तान के संबंध में भारत का दावा, ठीक है। इस रीजन में जो है वो इंडिया अपना दावा करता है, लेकिन यहाँ पे जो है इस रीजन से जो CPEC जो है वो यहाँ से गुजरता है, जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो जिसकी वजह से ये जो चाइना का जो इनिशिएटिव है इस पर भी जंग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वजह से भी जो चाइना है वो इंडिया से बहुत खफा रहता है। इंडिया ने जो है 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना का इनिशिएटिव था इसका भी अपोज किया था। तो जिसकी वजह से जो चाइना है वो चाइना का और इंडिया का जो है बीच में बहुत ज़्यादा हमें तनाव देखने को मिलता है। चाइना के इंटरनल डायनेमिक्स, चीन की आंतरिक गति की भी बहुत बड़ा कारण है इस टाइम बॉर्डर डिस्प्यूट्स का। वो क्यों, ठीक है, अब हम एक नज़र उस पर डाल लेंगे। चाइना की जो आंतरिक स्थिति है इस टाइम वो भी बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है इस टाइम ये जो हिंसक झड़प हुई है उसका, क्योंकि जो हाल ही में बहुत सारे ऐसे वहाँ पे ऐसे मोर्चे खोले गए हैं जिससे कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए हैं, जैसे कि ताइवान इशू है, हांगकांग इशू है, उइगर मुस्लिम का इशू है, या फिर वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो परिस्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है कोरोना काल के बाद, और वहाँ पे क्या कहते हैं जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसका चाइना और अमेरिका का, उसके वजह से भी जो वहाँ की आर्थिक स्थिति है परिस्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई है। और पूरा जो कोरोना को फैलाने का जो आरोप लग रहा है वो भी चाइना के ऊपर लग रहा है। तो इन्हीं सभी मुद्दों से भटकाने के लिए और अपने देश में एक नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न करने के लिए भी जो है जो चाइना है वो अपने डिस्प्यूटेड एरिया पे, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो ऐसे डिस्प्यूटेड एरियाज़ पर जो है वहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ा रहा है, बहुत सारी मिलिट्री गतिविधियाँ जो सैन्य गतिविधियाँ हैं उसको बढ़ा रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या फिर वो इंडिया चाइना का बॉर्डर हो। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिससे कि जो इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारे कारण हैं जो कि इंडिया और चाइना के बीच तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया और चाइना के बीच में और भी बहुत सारे एरियाज़ ऑफ डिस्प्यूट हैं, जैसे कि डोकलाम इशू है, जैसे कि डोकलाम है, ठीक है। डोकलाम में हमने देखा था पिछले साल जो है वहाँ पे इशू हुआ था। पेगोंग लेक है, तवांग वैली है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी यहाँ पे जो है चाइना ये इस पूरे वैली को अपना हिस्सा जो है वो क्लेम करता है। गलवान वैली है, पेगोंग लेक है, तो ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पे कि जो कि भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट या फिर
विवाद के कारण है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे कई बार जो है नेगोशिएशंस जो हैं वो भी इंडिया ने करना चाहा, ताकि इन सारे बॉर्डर लाइन पे जो है शांति को स्थापित की जा सके, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी हल नहीं निकल पाया। इसकी वजह से भी जो फेल्ड नेगोशिएशन टॉक्स थे, ठीक है, जो नेगोशिएशन टॉक्स जो फेल हो गए थे, इसकी वजह से भी जो तनाव जो है वो अब तक बढ़ा हुआ है। तो इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, कौन कौन से मेजर्स है, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, अब हम एक नज़र उस पर डालेंगे। सबसे पहले है बायलैटरल टॉक्स, द्विपक्षीय वार्ता। ठीक है, सबसे अच्छा होगा कि जो है केवल बातचीत से ही या फिर नेगोशिएशन के ज़रिए ही जो पूरा जो डिस्प्यूट है, पूरा जो विवाद है, उसको वो सुलझ जाए। तो बायलैटरल टॉक्स करनी बहुत ज़रूरी है। अपनी जो एक दूसरे की जो इकोनॉमिक सहायता हम लोग कर सकते हैं, आर्थिक सहायता, पूरे अपने जो हमारे संबंध है उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, तभी जो है हम विवाद जो है उसको कम कर सकेंगे। माइनर एडजस्टमेंट अलॉन्ग द LAC पर जो है मामूली समायोजन करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो पूरा LAC है, इसकी डिलिमिटेशन करने की ज़रूरत है, इसका परिसीमन करने की ज़रूरत है, इसमें बाउंड्री लाइन को परिभाषित करने की यहाँ पर जो बॉर्डर एरिया पे है वो ज़रूरत है, तभी जाके हम इस विवाद को कम कर सकेंगे। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि जो स्टेटस को है, ठीक है, अप्रैल में जो स्टेटस को था उसको बनाए रखने के लिए भी हमें द्विपक्षीय वार्ता को करनी चाहिए, तभी जो है वह यहाँ पर जो है हम आगे जो बढ़ता हुआ तनाव है उसको हम रोक सकते हैं। पंचशील समझौते का पालन करके भी हम जो है शांति स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे जो है एक दूसरे की जो सोवरेनिटी है, सार्वभौमिकता है, उसको अगर हम एड्रेस करें तो भी हम बहुत हद तक इस तनाव को जो है रोक सकते हैं। इसके साथ साथ 2005 और 2013 में प्रोटोकॉल का पालन करके भी सीमा विवादों को रोका जा सकता है। 2005 और 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत यहाँ पर शांति स्थापित करने की बात की गई थी। तो अगर हम वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तब भी हम बहुत हद तक जो है अपनी जो सीमा पर शांति स्थापित कर सकेंगे। हाल ही में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी दोनों देशों के बीच जो है मध्यस्थता की पहल की है। तो ज़रूरी है कि जो है इंडिया और चाइना के बीच जो है तनाव को कम किया जा सके, क्योंकि अगर कोई भी सिचुएशन पैदा होती है तो वो दोनों ही इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होगी। तो ज़रूरी है कि बायलैटरल टॉक से केवल वार्ता करके, नेगोशिएशन करके इस पूरे मामले को सुलझा दिया जाए और स्टेटस को जो कि अप्रैल में था उसको मेनटेन किया जा सके। और इसी के साथ साथ ज़रूरी है कि जो इंडिया की जो आर्थिक डिपेंडेंस है उसको चाइना के ऊपर कम किया जा सके। हालांकि आज जो चाइना है वो इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसने फाइनेंशियल हेल्प किया है, लेकिन ज़रूरी है कि इंडिया जो है चाइना के ऊपर जो आर्थिक डिपेंडेंस है उसको कम किया जा सके, आत्मनिर्भर बने और यहाँ पर जो अपने लोगों को रोज़गार दे, तभी इस पूरे तनाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने पूरे पेपर 2 की बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है discuss the impact of COVID-19 pandemic on sustainable development goals. What measures can be taken to achieve these goals in this difficult times? सतत विकास लक्ष्यों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर चर्चा करें। इस कठिन समय में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो अब हम पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर जो कोविड-19 की जो महामारी है उससे जो है हमारे सतत विकास लक्ष्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्या अब हम उनको किस हद तक हम अचीव कर पाएंगे, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोविड-19 की जो महामारी है उसने केवल ग्लोबल हेल्थ को ही अफेक्ट नहीं किया, केवल जो लोगों के स्वास्थ्य पर ही जो है प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला, बल्कि जो है अन्य जो हमारे जो गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उस पर भी बुरा असर डाला है। क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य ही नहीं अच्छा रहेगा, लोगों का स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है जितने भी और लक्ष्य है उसको भी ये प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इम्पैक्ट की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 की, जो कि है नो पॉवर्टी, गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, SDG 1 कहता है। ठीक है,
लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि लॉकडाउन के दौरान 84% हाउस होल्ड ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि उनकी जो इनकम है, उनकी जो आय है, उसमें कमी आई है। ठीक है, घरेलू आय में उन्हें गिरावट दर्ज की गई है। जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी हम इंडिया में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कोविड-19 के दौरान। ठीक है, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान तो इस इन सब केसेस में क्या पॉवर्टी को, क्या गरीबी को पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है, ये तो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। ऐसा लॉस ऑफ इनकम हुई है, लोगों की आयों में बहुत कमी हुई है, उनकी आजीविका में जो है वो बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। ये जो है पूरी जो लॉस ऑफ इनकम है, ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादा देखी गई है, जहाँ पे कि 84% लोगों ने बोला है कि उनको जो है आजीविका का आय का नुकसान हुआ है, और अर्बन एरियाज़ में यही 75% हाउस होल्ड्स में जो है इनकम का लॉस देखने को हमें मिलता है। इंडिया की जो करंट पॉवर्टी रेट है वो 13.3% है, मतलब कि 174.9 मिलियन लोग जो हैं वो आज जो है वो अभी जो है वो गरीबी दर के नीचे हैं। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ऐसे में मतलब गरीबी दर जो है वो हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या हम इस गोल को प्राप्त कर पाएंगे? ठीक है, अगर तो ऐसे माना जा रहा है कि पूरे जो कोविड-19 की जो महामारी है, इसके बाद जो पूरी ग्लोबल जीडीपी है, वैश्विक स्तर पर जो जीडीपी है, उसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी। और इसी गिरावट के साथ जो है इंडिया की जो पूर्ण जो गरीबी है उसमें भी बढ़ोतरी हमें और ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर ग्लोबल जीडीपी जो है वो 5% अगर गिरती है, तो इंडिया में जो है 35.4 मिलियन लोग जो हैं वो और अधिक जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। यहीं अगर जो है वैश्विक जीडीपी जो है वो अगर 10% से कॉन्ट्रैक्ट होती है, उस पर 10% की कमी आती है, तो इंडिया में जो है नंबर्स जो है 75.2 मिलियन से बढ़ जाएंगे। तो अभी की जो जितने भी गरीबों की संख्या है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी? 75.2 मिलियन पीपल जो है उसमें और बढ़ जाएंगे अगर वैश्विक जीडीपी जो है वो 10% अगर गिरती है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो इंडिया में जो गरीबी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, और जो इंडिया के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर वो मतलब 10% अगर जीडीपी गिरती है, वैश्विक जीडीपी, तो पूरे ग्लोबल लेवल पे करीब 170 मिलियन जो हैं लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। और इन 170 मिलियन में हाफ पॉपुलेशन किस में होगी? वो इंडिया की होगी। तो हम देखते हैं कि इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, और यहाँ पे जितने भी लोग जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं उनकी संख्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे SDG 2 की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 की, जिसका जो है ज़ीरो हंगर। SDG 2 मतलब भुखमरी की समाप्ति। तो क्या हम भुखमरी को समाप्त कर पाएंगे वर्ष 2030 तक? क्योंकि SDG तो जो थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 2015 से 2030 तक के लिए रखा गया था इसका लक्ष्य। तो अगर जैसे कि हम जानते हैं कि अगर जो पॉवर्टी है और जो हमारी भुखमरी है, ठीक है, जो और हंगर जो है, इनमें जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर पॉवर्टी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है भुखमरी जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और ऐसा माना जा रहा है कि 1990 के बाद जो अत्यधिक गरीबी जो है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, और जिसके अंतर्गत जिसमें कि 40 से 60 मिलियन लोग जो हैं वो अधिक गरीबी रेखा के नीचे जो हैं वो चले जाएंगे कोविड-19 के बाद। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी जो भुखमरी की जो समस्या है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ साथ दुनिया में जो पूरे वैश्विक स्तर पे अगर हम देखें तो खाद्य सुरक्षा में दोगुनी बढ़ोतरी भी हमें देखने को मिलती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 102 थी आउट ऑफ 117 कंट्रीज़। ठीक है, 117 देशों में इंडिया की रैंकिंग जो थी वो 102 थी। पहले ही हम हंगर इंडेक्स में जो है वो बहुत ही हमने उसमें बुरा परफॉर्म किया है, बहुत ही निचले पायदान पे हैं। लेकिन पूरे कोविड-19 के दौरान जो है हमारी रैंकिंग जो है वो और ज़्यादा कम हो सकती है।
इसके बाद हम बात करेंगे SDG 3 की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 की, जो कि है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पूरी महामारी को अक्सर किसका नाम दिया गया है, वो स्वास्थ्य आपातकाल का नाम दिया गया है। तो गुड हेल्थ तो हम लोग कहीं से ही इसका जो है गुड हेल्थ की तरफ तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पर कि रेलवे कोचेस को बनाया वो कोविड-19 के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, तो हम गुड हेल्थ के ऊपर तो हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी जैसे कि कोविड-19 के दौरान हमने देखा था कि हॉस्पिटल्स बंद थे, OPDs बंद थी, तो यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सेवा भी बहुत अच्छे से उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, तो उनके अच्छे स्वास्थ्य और जीवन स्तर में भी जो है हमें कमी देखने को मिलती है। और अगर जो है अगर हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है ये अन्य सभी लक्ष्यों को भी प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, ठीक है, जो कि है क्वालिटी एजुकेशन या फिर गुणवत्ता शिक्षा। यूनेस्को के अनुसार भारत में 25 बिलियन छात्र जो हैं वो इससे प्रभावित, वो कोविड-19 महामारी के दौरान जो है वो प्रभावित हुए हैं, जिनको कि अच्छी शिक्षा जो है नहीं मिल पा रही है, जिनको कि शिक्षा ही नहीं मिल पा रही, क्योंकि सब कुछ जो है वो ऑनलाइन चला गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई हो रही है, बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो बंद हो गए हैं, सरकारी स्कूल बंद हैं, जिसकी वजह से जो है लोग जितने बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर हमें देखने को मिल रहा है। बहुत से लोगों के पास जो है मोबाइल फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन है इसमें भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे होने वाले हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ़ पानी और स्वच्छता। इसमें जब भी हम साफ़ पानी और स्वच्छता की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे हमारे जो है इंटरनेशनल टाइप्स होते हैं, बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मिलकर काम करते हैं साफ़ पानी और सैनिटेशन को उपलब्ध कराने के लिए। तो यहाँ पर हम महामारी के बाद देखते हैं कि जो हमारे जो ट्रीटीज़ थी या फिर जो ग्लोबल लेवल पे जो हम लोग साझेदारी की बात करते थे वो भी कहीं पे टूटती नज़र आ रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 की बात करें तो वीक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एब्सेंस ऑफ डिसेंट वर्क, कमज़ोर आर्थिक विकास और सभ्य काम की कमी। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी जो आर्थिक विकास दर है वो बहुत ही कम आ गई है। जो हमारे जो हाल ही में जो आंकड़े जो अभी से हमारे सामने आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। तो हम आर्थिक विकास की तो इस टाइम पे बात ही नहीं कर सकते, और साथ साथ हम देखते हैं कि बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के पास काम नहीं है। ठीक है, तो हम सभ्य काम की कमी को हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हम बात करें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की, तो उसने बताया है कि जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस टाइम कितना है, वो 23% है। और यहीं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, ILO की बात करें, तो उसने बोला है कि पूरी इस महामारी के दौरान 25 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब को खोया है, और वो भी जो मोस्टली जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में थे, जिनके पास कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं थी। तो इस वजह से जो उनकी डिसेंट वर्किंग कंडीशन है उस पर भी बहुत बुरा असर हमें देखने को मिलता है। ज़रूरी है कि लोग जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर हैं वहाँ पर भी सोशल प्रोटेक्शन को लेकर आया जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 के रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, असमानताओं में कमी जो बताता है। ठीक है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गरीबी रेखा जो हमारी जो गरीबी दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो जिसकी वजह से जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो और ज़्यादा हमें बढ़ती हुई नज़र आएंगी, ना कि हमें घटने को देखने को मिलेंगी। SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन, इसमें हमें थोड़ा सा रिलीफ अगर हम कहें तो मतलब रिलीफ कह सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 दौरान के देखा गया है कि जो प्रदूषण है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है, और जितने भी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जब ठप पड़ गया था तो उसकी वजह से जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलती है। तो एक यही जो SDG 13 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 है, इसी में हमें थोड़ा सा लक्ष्य जो है हम उसके करीब जा सकते हैं। बाकी तो और जितने भी लक्ष्य हैं उसने पूरे इस ग्लोबल हेल्थ पैंडेमिक ने जो है इसको बहुत ज़्यादा बुरा असर इस बाकी सभी गोल्स पे डाला है। तो इसमें हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को किसी तरीके से उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए या फिर उस तक पहुंचने के लिए कुछ काम कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हमें काम करना होगा कि टारगेटेड पॉलिसी फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए हमें लक्षित नीति रखनी होगी, क्योंकि जो समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। वहाँ पे जो है हमें कार्य करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरी है कि हम उनको सेंटर में रख के, उनको केंद्र में रख के जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, कि जितने भी डिसीजंस हैं उनको लें। उनको जो है यूनिवर्सल हेल्थ केयर के अंतर्गत लेकर आना पड़ेगा। उनको हमें सामाजिक सुरक्षा देनी होगी। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन के अंतर्गत लाने की ज़रूरत है वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, या फिर हम कह सकते हैं जितने भी जो वल्नरेबल मतलब कि जितने भी जो समाज के बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन है, उन पर हमें ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिड्यूसिंग डिजिटल डिवाइड को कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं अब कोविड-19 के बाद जो है सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। लोगों को घर से काम करने को दिया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कोर्स जो है वो ऑनलाइन चल रहे हैं। तो यहाँ पर डिजिटल डिवाइड को कम करना बहुत ज़रूरी है। गांव-गांव तक ज़रूरी है कि ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सर्विसेज को पहुंचाया जाए, ताकि सभी लोगों को जो है वहाँ पे काम उपलब्ध कराया जाए, उनको एजुकेशन जो है वो दी जा सके। अवेलेबिलिटी ऑफ कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड। जितने भी जो गरीब लोग हैं, जितने भी माइग्रेटरी लेबर्स हैं, माइग्रेशन लेबर्स हैं, उनको ज़रूरी है कि उनको खाना जो है उनको प्रोवाइड कराया जाए। उनकी जॉब्स जा चुकी हैं, तो ज़रूरी है कि उनको कुक्ड फूड या फिर जो अनकुक्ड फूड है उनको राशन जो है वो उपलब्ध कराया जाए। कम्युनिटी किचन के ज़रिए उनको कुक्ड फूड, उनको पका पकाया खाना पहुँचाया जा सकता है, या फिर उनको राशन उपलब्ध कराया जा सकता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए। जैसा कि वन नेशन वन राशन कार्ड की पॉलिसी है कि जो जहाँ पर है वहीं से वो पीडीएस सिस्टम से राशन को जो है ले सकता है। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं इसको लेकर आना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो भूखमरी से, अगर भूख से कोई मरता है तो हम वैसे इंसिडेंसेस को कम कर सकें। इसके बाद इंक्रीज कैश सपोर्ट। नकद भुगतान या फिर अनुदान को बढ़ाना चाहिए, ताकि जो लोग हैं उनके पास अपनी जो फाइनेंशियल थोड़ी सी उनको मदद पहुंचानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस ऑन सर्वाइवल ऑफ एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई क्षेत्र के अस्तित्व पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जो हमारे जो स्मॉल स्केल सेक्टर्स हैं उन पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्मॉल स्केल सेक्टर वो होते हैं जिसमें कि 5 करोड़ से कम का एनुअल टर्नओवर होता है, ठीक है। जितने भी 5 करोड़ से कम का एनुअल टर्नओवर होता है हम उसको कहते हैं एमएसएमई सेक्टर। तो इस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं। जब भी जीडीपी में या फिर एक आर्थिक विकास में अगर हमें कमी देखने को मिलती है, तो सबसे पहले जो है एमएसएमई सेक्टर जो होते हैं वो बंद होने लगते हैं, वो कोलैप्स होने लगते हैं। तो इसलिए हमें पूरा जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर जो है इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में इंडिया में करीब 10.7 करोड़ लोग जो हैं वहाँ पर उनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। तो इनके एम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए जो है हमें एमएसएमई सेक्टर पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोवाइड हेल्प ड्यूरिंग द ऑनगोइंग राबी हार्वेस्ट। राबी की फसल के दौरान सहायता प्रदान करने की ज़रूरत है, ताकि जो फार्मर्स की इनकम है उसको सुनिश्चित किया जा सके, उनको रोका जा सके कि वो गरीबी रेखा के नीचे ना चले जाएं। तो जितनी भी राबी फसल है उसके लिए जो है आर्थिक मदद देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा उन फसलों पर मदद देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्योर ही नहीं करती, जिसको सरकार द्वारा नहीं खरीदा जाता। ऐसी फसल पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, सब्जियां हो गई, फल हो गए। इनके लिए जो है जो किसान हैं उनको मदद देनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो हमारे जो किसान वर्ग है उसकी आय में कोई भी कमी ना देखने को मिले हमें। कलेक्टिव एफर्ट इज़ द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। सामूहिक प्रयास समय की ज़रूरत है। हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा इस महामारी के दौरान, जैसे कि सरकार है, डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं, जो हमारी सिविल सोसाइटी
सोसाइटी है, इसको मिलके, प्राइवेट सेक्टर को, इन सबको मिलके जो है हमें काम करना पड़ेगा। तभी जो है हम जितने भी जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए काम कर सकेंगे, और तभी उनकी जान को जो है वो बचाया जा सकेगा, उनके एम्प्लॉयमेंट को बचाया जा सकता है, उनको गरीबी रेखा के नीचे जाने से बचाया जा सकता है। जबकि हम सब मिलकर काम करेंगे तभी उनकी जो है जान को भी हम बचा सकते हैं। स्ट्रेंथन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाइक मनरेगा, जल जीवन मिशन एट्सेट्रा। ठीक है, सरकारी कार्यक्रम जैसे मनरेगा, जल जीवन मिशन आदि को मजबूत करना होगा, जिससे कि लोगों को जहाँ पर जो माइग्रेटरी लेबर्स जो हैं वो गए हैं, वहाँ पर उनको मनरेगा के अंतर्गत काम उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनके पास जो है खाने के लिए उनके पैसे हों, उनके पास एम्प्लॉयमेंट हो, तभी जो है हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है वो हासिल कर सकेंगे। तो ये हमने पूरी बात कर ली है पेपर नंबर 3 की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द कोटेशन, अ मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। दिस कोट इज गिवन बाय महात्मा गांधी। उदाहरण की व्याख्या करें। एक आदमी अपने विचारों का उत्पाद है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। महात्मा गांधी द्वारा ये कथन कहा गया था, और ये क्वेश्चन जो है ये पेपर नंबर 4 से है। ठीक है, तो अब हम इस पर पूरी चर्चा कर लेंगे। तो ये महात्मा गांधी जी ने उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अपनी जो जीवनी लिखी थी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसमें इसका उल्लेख किया गया है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। जो हमारी जो सोच होती है, जो हमारे जो थॉट्स होते हैं, उसी तरह से हम जो सोसाइटी है उसके कांटेक्ट में आते हैं। कि हम जिस तरीके से सोचते हैं, हमारी विचारधारा जिन लोगों से मिलती है, हम उन्हीं के साथ ज़्यादा अच्छे संबंध बना सकते हैं। वो ही हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, और हम जो पूरी सोसाइटी है उसी तरीके से हम उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं। तो हमारे जो थॉट्स है, हमारे विचार जो हैं, वो परिभाषित करते हैं कि आखिर में हम कौन हैं। हमारी पहचान को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमारे थॉट्स। जिसकी नेगेटिव थिंकिंग होगी, हम उसको कहते हैं कि ये जो है, ये आदमी जो है या फिर ये पर्सन जो है, ये एक क्रिमिनल हो सकता है, ये जो हमेशा बुरा ही सोचता है। तो इस तरीके से हम लोग लेबल करते हैं, और यही हमें परिभाषित करता है कि हमारी सोच किस तरीके की है। जो हमारे जो एक्शंस हैं, जो भी हमारे कार्य करते हैं, वो काफ़ी हद तक हमारे जो है विचार निर्धारित करते हैं। जैसा हम सोचते हैं उसी तरीके से हम कार्य करते हैं। अगर जैसे कि हम सोचते हैं, अगर कोई बच्चा सोचता है कि उसे बड़े होकर इंजीनियर बनना है, तो वो उसी तरीके से पढ़ाई करता है। आगे जाके वो साइंस ऑप्ट करता है, और फिर वो इंजीनियरिंग करता है, और फिर वो इंजीनियर बनता है। तो हम क्या सोचते हैं, हमारे एक्शंस उसी तरह प्रभावित होते हैं। अगर मैं सोचती हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा अच्छा काम करेगी, तो मैं उसको जाके अगले इलेक्शन में वोट दूंगी। तो इस तरीके से मेरा सोचना, मेरे थॉट्स जो हैं वो मेरे एक्शन को प्रभावित कर रहे हैं। तो जो हमारे जो थॉट्स होते हैं, वो हमारे जो है व्यवहार को और हमारे जो दृष्टिकोण है उसको भी साथ साथ प्रभावित करते हैं। जो भी अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो जो हमारे जो आसपास जो भी हो रहा है वो हमें सब कुछ पॉजिटिव लगेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे, अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे, तो हमें अगर कुछ भी अच्छा भी होगा तो भी हम उसमें कमियां ही निकालेंगे। तो ये हमारा पूरा जो एटीट्यूड है उसको भी बहुत हद तक डिफाइन करती है हमारी सोच। ये है जो हमारी सोच है, ये हमें गुड और एथिकल बिहेवियर और बुरे कामों में फ़र्क बताती हैं। हाँ, कि ये अगर हमें पता है कि हाँ, जो कि अगर मेरी आइडियोलॉजी कुछ है कि मुझे लगता है कि अगर हिंसा करना सही है, तो वो मेरे लिए जो है हिंसा करना ही सही काम रहेगा, तो वो मेरे लिए गुड एक्शन रहेगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि अहिंसा गलत बात है, तो मेरे लिए एथिकल बिहेवियर क्या होगा कि अगर कोई हिंसा कर रहा है तो उसको वहाँ पर रोक दिया जाए। तो ये हमारे बहुत हद तक जो है हमें गुड और बैड बिहेवियर, ठीक है, गुड और गलत, सही और गलत काम में अंतर करना भी सिखाता है हमारे थॉट्स। ये हमें जो चॉइस, हमारे जो चुनाव करने में मदद करता है। जब बहुत सारे विकल्प हमारे पास हो, तो ये हमें मदद करता है कि हम कौन से ऑप्शंस को चुनेंगे। ठीक है, जब हम अपने थॉट्स के बारे में, जब हम हमारी सोच के बारे में, जब हम अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, हमें पता होता है कि हमारा माइंड किस तरीके से सोच रहा है, हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रति जागरूक होते हैं, तो वो हमें जो है हमारी किसी भी परिस्थिति में, जो अगर वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वहाँ पर चुनाव करने में मदद करेगा।
तो जो गांधी जी हैं, ठीक है, गांधी जी भी ऐसे ही विचारधारा रखते थे कि जैसे हमारे जो थॉट्स हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। जो गांधी जी हैं उन्होंने भी बहुत कुछ अलग नहीं किया था, ये पहले से भी था कि जो सत्याग्रह है और जो सत्य बोलना है और नॉन वायलेंस, ये बहुत पीढ़ियों से हमारे जो समाज है उसमें ये चीज़ें चली आ रही थी, प्रचलित थी। लेकिन जो विचारधारा है, ये जो गांधी जी ने जो इस थॉट को लेके, इस आइडियल को लेके उस पर कार्य किया, उसी ने हमें इंडिपेंडेंस या फिर हम कह सकते हैं स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। तो हमारी सोच जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमें सब कार्य करने में और हमें एक अच्छा इंसान बनाने में। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। सब सब कहते हैं कि बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव रहोगे, अगर आपकी सोच सकारात्मक रहेगी, तो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ही होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचोगे, नकारात्मक सोचोगे, तो आप किसी भी अच्छी चीज़ में भी आप हमेशा उसमें कमियां ही निकालोगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी सोच जो है वो बहुत अच्छी रहे। इसी के साथ अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट होता है, मतलब कि उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जिसमें कि जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको दो ग्रुप में बांट दिया गया था, और एक ग्रुप को जो थी उनको दवाई दी गई थी और दूसरे ग्रुप को दवाई नहीं दी गई थी, लेकिन उनको बताया नहीं गया था कि उनको दवाई नहीं दी जा रही है। लेकिन ये पाया गया कि जो रिज़ल्ट जो है वो ग्रुप ए को दी गई थी, जिसमें जिसमें कि उन लोग को दवाई दी गई थी, उनमें जो इफ़ेक्ट पाया गया वही जो है इफ़ेक्ट जो है जिनको ऐसे ही केवल गोलियां दी जा रही थी, जिसमें कि जो केवल विटामिन की गोलियां थी, उनमें भी जो है फ़र्क देखने को मिलता है। क्योंकि उनकी जो सोच थी, उनको लग रहा था कि उनको भी दवाई एक्चुअल में दी जा रही है, तो उनकी केवल सोच की वजह से जो है उनकी हालत में हमने सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला था। तो इसीलिए कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें हमें जो हमारे जो थॉट्स हैं, जब हम अकेले रहते हैं तो हमें अपने थॉट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे थॉट्स हैं वही हमारे शब्द बन जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बोलते हैं, और जैसा हम बोलते हैं फिर वही हम उसी तरीके से हम अपना कार्य करते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बोला है तो उसको वैलिडेट करने के लिए हम उसी तरीके से अपने कार्य करते हैं। जो जिस तरीके से हम कार्य करेंगे वैसे ही हमारी आदत बन जाती है, और आदत बनते बनते हमारा वो कैरेक्टर फॉर्म हो जाता है, और हमारे कैरेक्टर ही हमारा भाग्य निर्धारण करता है। तो इसलिए हमेशा कहते हैं बी पॉजिटिव। थैंक यू सो वेरी मच। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।